अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम लोग टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे और टाइप स्क्रिप्ट के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टाइप स्क्रिप्ट हैं, वो सारे पढ़ेंगे। और अभी तक जो जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स कवर करवाए हैं अपने चैनल पे, उन सब का ये रिवीजन वीडियो है और ये सारे टॉपिक्स हम लोग रिवीजन के तौर पे वापस से करेंगे। और जो जो टॉपिक्स अभी तक हमारी क्लास के अंदर कवर हो चुके हैं, वो सारे के सारे ए टू जी जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा। और एंड में एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी है फॉर्म के अंदर, वो भी करेंगे। तो ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी नहीं हो, और एक ही वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। अगर लंबी होगी वीडियो तो फिर मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सारे वेरिएबल्स से लेके फॉर लूप्स, एरेज, टपल्स, टाइप यूनियन, टाइप ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स, गार्ड्स, इस ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो पे बहुत सारे मेरे सपोर्ट आया मेरे पास, और फीडबैक भी आया मेरे पास। तो मुझे फीडबैक इसी तरीके से देते रहें, मैं इम्प्रूवमेंट्स करते रहूँगा। और जो कमेंट सेक्शन में फीडबैक मुझे मिलता है, मैं उसको लेके चलता हूँ। तो और एक और चीज़, मेरे चैनल पे जो मेरी लास्ट वीडियो है, उसमें मैंने सेक्शंस बना दिए हैं। जैसे कि अब किसी को अगर ये सारे टॉपिक्स आते हैं और कोई एक दो टॉपिक इनमें से नहीं आता, जैसे कि एरेज का नहीं आता है, टपल्स का, तो वो डायरेक्ट उसी टॉपिक पे जाके देख सकता है, टाइम सेव कर सकता है अपना। ये इस तरीके से मैंने किया है कि अगर आप मेरी वीडियो खोलोगे तो इसमें मेरे पास सेक्शंस बने हुए होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ अगर लास्ट वीडियो के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने सेक्शंस बना दिए हैं। एरेज का सेक्शन, टाइप यूनियन का सेक्शन। मेरा नेट स्लो चल रहा है शायद। इस तरीके से मैंने सेक्शंस बना दिए हैं, और कमेंट सेक्शन में भी अगर आप जाओगे, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे सेक्शंस। टॉपिक्स के नाम यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कि जिस भी टॉपिक पे आपको जाना हो डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके वीडियो उस डायरेक्ट उस टॉपिक पे जा सकते हो। सही है। तो मेरे पास यहाँ पे सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पर डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। और टॉपिक्स हमने शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल्स पे आते हैं। वेरिएबल्स आने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट है क्या। तो टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमारे पास दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी, जावा स्क्रिप्ट, जावा, टाइप स्क्रिप्ट, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कि आप जो भी कंप्यूटर पे प्रोग्राम चलाते हो, जो भी ऐप चलाते हो, मेरे पास यहाँ पे कितनी सारी ऐप्स हैं। गूगल क्रोम है, एज है, यू टॉरेंट है, और मेरे पास गेम्स हैं, कुछ ही गेम है, पाईचाम है, डिस्कॉर्ड है। जो भी ऐप आप चलाते हो, चाहे वो मोबाइल की ऐप हो, मोबाइल में चला रहे हो, या कोई भी प्रोग्राम आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे चला रहे हो, तो उसका उसके पीछे एक कोड लिखा गया होता है। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगर मैं डिस्कॉर्ड की बात करूँ, तो डिस्कॉर्ड के पीछे भी एक कोड लिखा गया होगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, विच लैंग्वेज डिस्कॉर्ड इज मेड इन, तो जावा स्क्रिप्ट में बनाया गया है डिस्कॉर्ड। इसी तरीके से अगर मैं क्रोम की बात कर लूँ, तो क्रोम सी प्लस प्लस में बनाया गया है। सही है। तो जो भी आप लैंग्वेज ले लो, जो भी आप प्रोग्राम ले लो, जो भी ऐप ले लो, वो किसी लैंग्वेज में बनाया गया है। तो इसलिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो एक हार्डवेयर है, उसको आप फिजिकल देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर ये जो विंडोज़ मेरी चल रही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये विंडोज़ मेरी चल रही है, ये भी किसी लैंग्वेज में बनाई गई है। सी में या सी प्लस प्लस, जो जो भी लैंग्वेज है। और मैं विंडोज़ की बात करूँ, विंडोज़ यूज़ विच लैंग्वेज, तो सी में बनाया गया है विंडोज़। सही है। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वो हेल्प करती हैं हमें प्रोग्राम्स क्रिएट करने में। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने रिवीजन टॉपिक्स में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने समझ लिया। टाइप स्क्रिप्ट भी इसी तरीके से एक लैंग्वेज है, जो कि वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, एआई के अंदर यूज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। तो अब हम चलते हैं अपने वेरिएबल्स के टॉपिक पे जल्दी से। और मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ कोड पहले से हुआ है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके। और मैंने अपनी स्क्रीन को जूम कर लिया है, क्योंकि मेरे पास कुछ सजेशंस आए थे कि स्क्रीन जूम करना।
अब अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल सबसे पहले तो आपके पास, मैं एक चीज़ वेरिएबल से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग एक चीज़ है हमारे पास। वो क्या है अभी हम देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड, सही है, मैंने यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड लिखा है और कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको मैंने दे दिया है। इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ, प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास प्रिंट कराने की कमांड्स होती हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग है प्रिंट करने की कमांड। मैं इसको टाइप स्क्रिप्ट से यहाँ से कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के लिए कोई भी जो भी कोड लिखा होगा टी एस सी मेन डॉट टी एस, हमें सिर्फ कंपाइल करना है उसे। और यहाँ पे नोड मेन डॉट जे एस, तो यहाँ बस हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब ये जो है ना हमारे पास, हमने डायरेक्ट यहाँ पे सेंटेंस दिया है, हमने कोई इसको वेरिएबल नहीं दिया, हमने डायरेक्ट इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर डबल कॉमा के अंदर या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने उसको सेंटेंस लिख दिया। सही है। अब अगर मैं चाहूँ वेरिएबल क्या होता है, अब वेरिएबल हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ लेट सेंटेंस इक्वल हेलो वर्ल्ड। सही है, मैंने एक वेरिएबल दे दिया। अब मैं उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैं इसको प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल दिया लेट सेंटेंस इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। सही है। और फिर मैंने उस सेंटेंस को, स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, उस जो भी वेरिएबल का नाम है उसको हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर कर दिया। तो ये वेरिएबल होता है हमारे पास, सिंपल वेरिएबल बस ये होता है। मैं इसको वापस से कंपाइल और कर रन करूँगा। अब ये वाली जो कमांड है ये क्या करती है, ये हमारे टेस्ट में इस तरीके से आते हैं कि कमांड क्या करती है। तो ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर रही है। सही है। आगे चलते हैं, इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यही चीज़ हमने अभी की थी कि हेलो वर्ल्ड को हमने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन अब हमने उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। तो प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर वेरिएबल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसमें हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं। और वैल्यूज़ अब कोई किसी भी टाइप की हो सकती है, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता था। सही है। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि लेट नंबर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे अब नंबर प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसको कमांड प्रोम में खोल लेता हूँ ताकि एक ही बार में मैं एक ही कमांड से मैं रन कर लूँ, बार बार मुझे कंपाइल एंड रन नहीं करना पड़े। मैं इसको टी एस सी मेन डॉट टी एस और स्पेस के बाद डबल एंड दूंगा और नोड, डबल नहीं सॉरी सिंगल एंड नोड मेन डॉट जे एस। ऐसा ही है। इसको मैं करूँगा इस कमांड से, ये सिंगल कमांड में मेरे पास कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। तो मेरे पास 4 आ गया। तो कैसे आया, नंबर के अंदर 4 स्टोर हुआ। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहलाता है कि हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल का नाम, अच्छा वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वेरिएबल की डाटा टाइप पे आता है। तो वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होती है, अब मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। तो डाटा टाइप क्या होती है कि वेरिएबल का जो भी नाम होगा उसके आगे हम लोग ऐसे कॉलन लगाएंगे, डबल डॉट्स, सही है, कीबोर्ड से। और फिर उस पर हम लोग नंबर की टाइप दे देंगे। मैं यहाँ पे सेंटेंस भी दे सकता था, सेंटेंस नहीं स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग में ये एरर देता, ये बोलता कि स्ट्रिंग दो ना, फिर मुझे मुझे नंबर क्यों दे रहे हो। तो इसको हम स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो। अब ये एरर नहीं दे रहा। सही है। वेरिएबल का नाम, आप लोग कहोगे कि वेरिएबल का नाम तो नंबर ही है, तो वेरिएबल के नाम से कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ मैं। लेट एस स्ट्रिंग इज टू हेलो, यहाँ पे एस प्रिंट करा दिया। तो हमने दो तीन चीज़ें सीख ली इसमें। मैं लिख देता हूँ वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, उसके बाद कॉलन आता है, फिर वेरिएबल की डाटा टाइप। सही है। उसके बाद इज इक्वल टू आता है और फिर एक्चुअल जो कंटेंट है हमारा, एक्चुअल कंटेंट। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी, वो सेंटेंस भी हो सकता है। स्ट्रिंग जो है ना वो सेंटेंस को ही कहते हैं, स्ट्रिंग जो है ना वापस ये सेंटेंस को कहते हैं। और नंबर तो नंबर समझ आ ही रहा है आप लोगों को। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ नंबर, नंबर 1, तो ये पहला नंबर मेरे पास क्या हो गया, लेट नंबर 1 इज इक्वल्स टू 1। तो नंबर 1 के अंदर क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर हो जाएगा। तो वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर 1। वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, नंबर। वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल कंटेंट क्या है, वो है 1। सही है। तो वेरिएबल को अगर हम लोग समझें तो वेरिएबल इसी तरीके से हम लोग इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे किचन में हमारे पास कोई जग रखा हुआ है और उसके अंदर हमारे पास कुछ जूस है या पानी है, जो भी है। तो ये तो जो जग है वो हमारे पास वेरिएबल है, और जग के अंदर जो भी हमारे पास है चीज़ है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। सही है। तो वेरिएबल हमारे पास ये हो गया। अच्छा,
एक और चीज़, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और उसका, अच्छा इसको मैं सही कर देता हूँ, नंबर वन आ जाएगा, सही है, तो यहाँ पे वन प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक और चीज़, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन देख लेते हैं जल्दी से, कि वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं। अब मैं एक मिनट के लिए इसको कमेंट करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, लेट नंबर वन, और फिर नंबर वन को नंबर दे देता हूँ, और फिर नंबर वन को नीचे मैं उसकी वैल्यू दे दूँ, क्या ये चलेगा? क्या ये हो सकता है? नंबर वन, क्या ये मैंने सही कोड लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अगर आप लोग गौर से देखो, तो ये जो चीज़ मैंने लिखी थी, लेट नंबर वन के आगे फिर कॉलन फिर नंबर्स की डाटा टाइप ऑफ इसकी वैल्यू, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है, लेकिन मैंने इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। क्या हो रहा है, पहले में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, सही है, और दूसरे हम लोग लाइन में क्या कर रहे हैं, ये लाइन नंबर 23 में हम लोग वेरिएबल को एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं या वेरिएबल को इनिशलाइज कर रहे हैं, ऐसा ही है। वैल्यू जब देते हैं तो उसको इनिशलाइज कर रहे हैं। डिक्लेयर का मतलब ये है कि उसको सिर्फ हमने ये बता दिया कि कोई एक जग मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक मेरे पास वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है नंबर टाइप का, नंबर की डाटा टाइप का, लेकिन अभी उसको हमने वैल्यू नहीं दी, सही है। हमने उसको कुछ सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशलाइजिंग का, इनिशलाइज हम लोग अब यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा ही है। अब उसको जब इनिशलाइज कर दिया तो हम आगे इसको कंसोल भी करा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसोल करा के दिखाऊँ, पहले कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे वो नंबर वन को क्या देना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे वो अनडिफाइंड दे देगा उसको। क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल नंबर वन इज यूज बिफोर बीइंग असाइन, यानी असाइन ही नहीं किया अभी हमने उसको, असाइन ही नहीं किया, वो अनडिफाइंड दे देगा, या तो एरर देगा या अनडिफाइंड देगा। देख लेते हैं क्या देता है। यहाँ पे अनडिफाइंड दे दिया, एरर नहीं दिया उसने, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब उसको हमने कोई वैल्यू नहीं दी है। तो आप लोग कहोगे कि वैल्यू यहाँ पे दी तो है, लेकिन वैल्यू तो दी है, लेकिन वैल्यू देने से पहले उसको हमने कंसोल करा दिया, उसको प्रिंट करा दिया। अब वैल्यू देने से पहले जब हम कराएंगे तो वो अनडिफाइंड आएगा, सही है। वैल्यू देने के बाद जब कंसोल कराया तो वन आ गया, तो ये दूसरे कंसोल डॉट लॉग का वन आंसर है, और पहले कंसोल डॉट लॉग का आंसर क्या था, अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास वेरिएबल का टॉपिक हो गया। अब बात ये है कि आप लोग कहोगे कि ये तरीका सही है, ये तरीका सही है, दोनों तरीके सही हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोनों तरीके सही हैं। या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ज़्यादातर लोग इस तरीके से करते हैं, ये शॉर्ट तरीका है, सही है, ये शॉर्ट तरीका है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। डिक्स में डिक्लेरेशन, ये पार्ट डिक्लेयर कर रहा है और ये पार्ट इनिशियलाइज कर रहा है, तो इन शॉर्ट हमारे पास दोनों चीज़ें एक ही लाइन में हो रही हैं यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो दो लाइन्स हैं इनमें अलग अलग काम हो रहा है। तो अगर कोई बिगनर है, उसको समझने के लिए कुछ समझना है तो वो इस तरीके से भी कर सकता है, चाहे तो इस तरीके से भी कर सकता है, तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, वेरिएबल का टॉपिक क्लियर हो गया। एक और चीज़, वेरिएबल हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, लेट टाइप का होता है और वार टाइप का होता है और कॉन्स्ट टाइप का होता है, लेट, वार, कॉन्स्ट। एक और चीज़ जो वेरिएबल्स के लिए होता है कि सेम नंबर से हम लोग वापस से वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे लेट नंबर वन से मैंने डिफाइन कर दिया, तो वार से अब मैं मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं नंबर टू कर दूंगा, कॉन्स को नंबर थ्री कर दूंगा, सही है। अब आप लोग कहोगे कि इसमें फ़र्क क्या है, तो लेट और कॉन्स का फ़र्क मैं अभी बता देता हूँ। कि कॉन्स्ट में जो है ना, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती हमारे पास। कॉन्स्ट में जो भी हमने वैल्यू एक बार डिक्लेयर या इनिशलाइज कर दी, उसको वन दे दिया ना, अब ये वन हमेशा वन ही रहेगा। लेकिन लेट और वार के अंदर हमारे पास वैल्यूज चेंज होती है, हम लोग उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ और वैल्यू आ जाए, वन नहीं चाहिए मुझे, टू चाहिए, वो टू हो जाएगी। वो कैसे होगी वो भी बता देता हूँ। लेकिन कॉन्स्ट और लेट में क्या फ़र्क है कि इसमें हम लोग कांस्टेंट रहती है वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी, सही है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अब हम आते हैं कि अच्छा, तीन टाइप्स के वेरिएबल, लेट, वार, कॉन्स्ट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताऊंगा बाद में। तो अभी हम चलते हैं आगे, कि वैल्यू को अपडेट में अगर करना है मैं कैसे करूँगा। नंबर वन के अंदर मुझे चाहिए 10, तो सिंपल इस तरीके से नंबर वन के अंदर 10 आ जाएगा, सही है। मैंने क्या किया, पहले नंबर वन को नंबर वन असाइन किया, फिर नंबर वन को मैंने 10 दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, वन होना चाहिए या 10 होना चाहिए। और लेटेस्ट जो भी वैल्यू असाइन होती है वो प्रिंट होगी, यानी कि 10 प्रिंट होगा। देख लेता, सही है, 10 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को एक बार कंसोल करता हूँ इससे ऊपर, यानी कि वन 10 जब असाइन किया उससे पहले और एक बार उसके बाद कंसोल करता हूँ, तो अब क्या होना चाहिए, अब एक बार 10 प्रिंट होगा, एक बार वन प्रिंट होगा, वन पहले प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा।
तो वही वेरिएबल को हमने अपडेट किया वैल्यू, उसको वापस से कंट्रोल कराया तो 10 आ गया। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं वेरिएबल की नेमिंग पे। वेरिएबल को नेम हम लोग जो है ना, उसके कुछ रूल्स होता है। हम लोग वेरिएबल को नेम जो करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर मैंने असाइन किया, मैं कैपिटल कर दूँ, बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं वेरिएबल के नाम को 1 से किसी भी नंबर से स्टार्ट करूँ, 1 नंबर, तो ये एरर देगा, मुझे बोलेगा कि क्या बोलेगा, न्यूमेरिक लिटरल से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम। इसी तरीके से कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दूँ जैसे ये, तो उसमें भी वो एरर देगा, नॉट अलाउड, अलाउ नहीं कर रहा, मेरे एरर कर रहा है। सही है, तो हम लोग या तो किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ बाद में आप नंबर दे सकते हो। नंबर, मुझे एक और नंबर डिफाइन करना है, मैंने नंबर 2 डिफाइन करना है, तो मैंने उसको नम 2 दे दिया। सही है, ये कर सकते हो आपकी, उसके बाद नम के बाद आप कोई नंबर दे दो नाम के अंदर, लेकिन उसके शुरू में नहीं दे सकते, एक ये चीज़ हो गई। सही है, दूसरी चीज़ कैमल केस और अपर केस की बात कर लेता है कि या तो वेरिएबल को आप अपर केस में दे दो ऐसे नंबर, सही है, लेकिन अपर केस में नहीं देते लोग, या तो कैमल केस में दे दो। कैमल केस क्या होता है कि वेरिएबल का नाम अगर इस तरीके से नंबर 1, तो जैसे कि मेरे पास 2 वर्ड का, तो पहला वर्ड स्मॉल में होगा और दूसरे वर्ड का पहला लेटर हमारे पास वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। तो नंबर, नंबर मैंने स्मॉल में लिखा, 1 1 मैंने उसको लेटर्स में लिखना है, तो मैंने ओ को बड़ा कर दिया। सही है, इस तरीके से हमारे पास ये हो गया वेरिएबल। अब आगे चलते हैं और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वेरिएबल्स हमने कवर कर लिया, फॉर्मूलेस पे। तो ये फॉर्मूलाज क्या होता है इसमें, तो मैं कमेंट करता हूँ और मैं वापस से ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ अगर दिखाऊँ आप लोगों को, तो एक चीज़ हमने की थी पहले, सही है, मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ जस्ट, कि हमने एक वेरिएबल लिया वेट इन केजी, 60 kg किसी का वेट है, उसको हमने वेरिएबल में स्टोर करा दिया। हाइट इन मीटर क्या है, 1.77, किसी की हाइट है 1.77। अब हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है। बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, की आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है, या उसका एक बीएमआई रेशो होता है, इंडेक्स होता है, वो हम निकाल रहे होते हैं। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, जो भी वेट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं हाइट से। यानी मेरा अगर वेट 60 है और मेरी हाइट है 1.7 मीटर, तो उसको मैं डिवाइड करूँगा, वेट को मैं डिवाइड कर दूंगा हाइट इन मीटर के स्क्वायर से। सही है, तो अब ये चीज़ हम प्रोग्रामिंग में कैसे करें, ये हम कॉपी पे तो कर लेंगे, तो प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं करना हमें। हमने एक वेरिएबल लिया 60 का, हमने एक वेरिएबल लिया हाइट का, सही है, सॉरी एक वेरिएबल लिया वेट का, उसको 60 हमने असाइन किया, और दूसरा वेरिएबल हमने लिया हाइट का, सही है, उसको हमने 1.7 असाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, एक और वेरिएबल बनाना है, लेट बी एम आई इज इक्वल टू, अब जो भी हमारा फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ पे हमें वेट को डिवाइड कराना था हाइट इन मीटर के स्क्वायर से, तो वेट इन केजी लिया, और हमारे पास इस तरीके का साइन डिवाइड का होता है, प्लस का साइन ये होता है, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस तरीके से। तो अभी मैंने डिवाइड करना था, तो मैंने डिवाइड का साइन लगाया और उसको ब्रैकेट में क्या लिया, हाइट इन मीटर। ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास हाइट इन मीटर को स्क्वायर करना था। तो बॉडमास का रूल, जो मैथ का रूल है वही है, वो हम यूज़ करते हैं इसमें। ये ब्रैकेट वाली चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर बाद में डिवाइड होगा, ऐसा ही है। तो हाइट इन मीटर को हमने स्क्वायर कर देना है, सही है, और फिर उसको डिवाइड करना है वेट इन केजी से, और बीएमआई हमारे पास आंसर होगा, उसको कंट्रोल करा देना। उसको हम लोग इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बीएमआई निकालने के लिए प्रोग्राम हो, तो कुछ भी हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो कोई कैलकुलेटर बना सकते हैं, सही है, हम लोग चाहें तो किसी चीज़ का रेशो अगर निकालना है, विन परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी करनी है कुछ की, कोई भी कुछ हमें लगाना है, कोई भी फॉर्मूला हम लोग कर सकते हैं। तो ये बीएमआई तो सिर्फ एग्जाम्पल है, कुछ भी हम लोग इसमें कर सकते हैं, सही है। तो फॉर्मूले हमने पढ़ लिया कि कोई भी फॉर्मूला हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू, और असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं जब वैल्यू, तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे थे, यहाँ पे इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, सही है। तो फॉर्मूला हम लोग किसी भी टाइप का बना सकते हैं। आगे चलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने आप लोग को बता दिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सही है। ऑपरेटर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। सिंपल ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये तो हमें बेसिक पता ही है कि ये क्या कर रहा है। और भी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि क्या होता है, एक ये, सही है, एक हमने स्क्वायर करना था, सही है, स्क्वायर का, तो 6 के ऊपर अगर कीबोर्ड में देखें तो एक साइन और शिफ्ट दबाएं और 6 को दबाएं, सही है, शिफ्ट को प्रेस करके
अगर हम लोग 6 दबाएं तो हमारे पास इस तरीके से कैप का ऑपरेटर आता है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये स्क्वायर कर रहा है। एक और चीज़ हम कर सकते थे, इसको ऐसे भी डबल हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर कर दो। उसका मतलब क्या है कि 1.7 का स्क्वायर कर दो। 1.77 था मेरे पास, तो 1.77 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 1.77 को मल्टीप्लाई कर दो 1.77 से ही। तो ये बेसिकली ये काम कर रहा है कि 2 बार मल्टीप्लाई का साइन लगाने से वो मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर रहा है, ये उसी को उस नाप से मल्टीप्लाई करा रहा है 2 बार। सही है। तो हमारे पास एक ही ऑपरेटर हो गया। दूसरा हमारे पास एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, ये इस तरीके से होता है। अच्छा, ये भी लगा देता हूँ मैं। एक हमारे पास ये वाला ऑपरेटर जो है डबल मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ऑपरेटर पावर का है, ये पावर कर देता है। पावर 3 भी कर सकता था मैं यहाँ पे, 3 बार मल्टीप्लाई कराना है मुझे। 1.77 मल्टीप्लाई बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7, 3 बार करा दिया। और अब हम आते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है कि रिमाइंडर ऑपरेटर है। तो जो भी साइंस स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता होगा, सही है। लेकिन जो नहीं है तो उनको बता देता हूँ मैं जल्दी से कि रिमाइंडर का ऑपरेटर है, ये क्या करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कंसोल डॉट लॉग, सही है, और मैं यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर 2 ये करता हूँ अगर, तो 4 रिमाइंडर 2 का मतलब क्या है कि ये डिवाइड कर रहा है 4 को, 4 डिवाइड बाय 2, सही है। 4 डिवाइड बाय 2 कर रहा है ये। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 1 2 2 2 4, कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ, यहाँ पे मैं 5 करता हूँ, 5 रिमाइंडर 2, तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 1 2 2 2 4 और 1 का रिमाइंडर बचिए। ऐसा ही है, क्योंकि 5 नॉट डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ तो 0 आएगा आंसर, 5 करूँगा तो 1 आएगा, सही है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। इस पर आप लोग और देख लीजिएगा खुद से। और रिमाइंडर के लिए ये हमारे पास ये ऑपरेटर यूज हो रहा है कि कितना रिमाइंडर बचेगा जब मैं पहले नंबर को दूसरे से डिवाइड करूँ, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, सही है। आगे चलते हैं और हम लोग आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं, मैं पूरे कोड को वापस से एक बार कमेंट करता हूँ और मैं ऊपर आता हूँ। मेरे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं, सही है। ए बी सी मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। इन दोनों को हमने डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज सेम लाइन में करा दिया, इसको हमने सिर्फ डिक्लेयर कराया है। ये हमारा रिजल्ट स्टोर करेगा, यानी कि इसको मैं रिजल्ट कर देता हूँ, ज़्यादा मीनिंगफुल। एक और चीज़, वेरिएबल के नाम हमेशा मीनिंगफुल रखने चाहिए कि उसको पढ़ने वाले को पता चल जाए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ था, पता नहीं चल रहा था मुझे सी क्या। वेरिएबल से ना मीनिंगफुल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे, ऐसा नहीं। जो काम प्रोग्राम कर रहा है वो करो, सही है। जैसे यहाँ पे बी एम आई अगर था तो मैंने यहाँ पे बी एम आई दिया था, इसको आंसर बी एम आई में स्टोर हो रहा था रिजल्ट। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं अपने ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही वाहियात लाइन है, मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं जो है ना सिंपल सी चीज़ करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं करूँ ए प्लस प्लस, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। किस तरीके का होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो भी वैल्यू होगी वो उसको बढ़ा देगा, सही है। ए की जो भी वैल्यू है उसके आगे मैंने, ए के आगे मैंने प्लस प्लस लगाया, तो ए की जो भी वैल्यू है उसको वो एक बढ़ा देगा। 5 में +1 कर देगा तो 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रिजल्ट करूँ तो यहाँ पे 6 आंसर आना चाहिए, सही है। मेरे पास यहाँ पे 6 आना चाहिए, सही है, लेकिन 6 नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। ए प्लस प्लस, हाँ, अब मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा। अभी हम लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं और ए से पहले प्लस प्लस लगाते हैं। अब चेक करते हैं, ए से पहले प्लस प्लस लगाते हैं तो 6 आ गया हमारे पास। ऐसा ही है, ए में 5 था, एक इंक्रीमेंट हुआ, प्लस हो गया +1, और रिजल्ट में जो भी वैल्यू 5 थी, 5 में एक इंक्रीमेंट हुआ, 6 हुआ, 5 + 1 6 हुआ, और 6 हमारे पास रिजल्ट के अंदर गया और 6 हमने प्रिंट कर दिया। ऐसा ही है, सही है। तो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये होता है। अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर करूँ, माइनस माइनस लगाऊँ, तो आप लोग गैस कर सकते हो कि 5 से वो 4 हो जाएगा, सही है। अच्छा, तो ये इंक्रीमेंट हो गया और डिक्रीमेंट हो गया। अब बात आती है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट तो है हमारे पास, सही है, लेकिन इंक्रीमेंट के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, प्री एंड पोस्ट, सही है। तो अभी जो मैं पहले बात कर रहा था ना कि ए प्लस प्लस कर रहा था, अगर मैं ये, तो ये
पोस्ट इंक्रीमेंट था, सही है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था। अब प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है और पोस्ट का मैं बताता हूँ, सही है। सबसे पहले हमारे पास जो भी वेरिएबल है ए, अगर मैं उसमें ए प्लस प्लस करूँ इस तरीके से, प्री में तो हमने देख लिया कि वो फॉरन इंक्रीमेंट कर रहा था इस तरीके से, 5 था, 5 में फॉरन इंक्रीमेंट कर रहा था और फिर वो रिजल्ट में डाल रहा था वो वैल्यू और रिजल्ट को प्रिंट कराया था 6 आ रहा था, ऐसा ही था। अब अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करूँ तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म है वेरिएबल को एक्सेस किया जाएगा, उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। मतलब कि मेरे पास अगर 5 वैल्यू है तो 5 की जो भी वैल्यू है वो पहले रिजल्ट में जाएगी, सही है, 5 जाएगी और जो बाद में इंक्रीमेंट किया जाएगा वो 6 होगा, लेकिन वो 6 बाद में होगा, अगले स्टेटमेंट में होगा, अगली लाइन में होगा, या अगली दफ़ा जब उस वेरिएबल को एक्सेस किया जाएगा, अगली दफ़ा जब उस वेरिएबल को पढ़ा जाएगा तब होगा। अब इस बात का मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस करूँ, सही है, और ए यहाँ पे लिखूँ, इस सूरत में क्या आना चाहिए, ए प्लस प्लस, सही है, ए प्लस प्लस का मतलब ये 6 होगा, लेकिन 6 वो अगली दफ़ा जब वो ए को पढ़ा जाएगा तब होगा वो 6, यानी कि अगर इसको मैं रन करूँ तो 6 आना चाहिए, 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें थोड़ा सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि पहले एक्शन परफॉर्म करो और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करो, सही है। और जो इसका मतलब होता है, यानी कि जो प्री इंक्रीमेंट है उसका मतलब है पहले इंक्रीमेंट करो फिर एक्शन परफॉर्म करो। अगर आसान वर्ड्स में कहूँ तो जो हमारे पास ए है यानी कि 5 है, उसमें इंक्रीमेंट तो होगा, लेकिन वो कब होगा, वो एक्चुअली में इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा, वो इंक्रीमेंट किस लाइन में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा इंक्रीमेंट, वो किस लाइन में इंक्रीमेंट हो रहा है, इस लाइन में इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ हो रहा है इंक्रीमेंट, सही है। यानी कि जब यहाँ पे उसने वापस से कोड को पढ़ा ना कंपाइलर, अच्छा कंपाइलर क्या होता है कि कंपाइलर हमारा कोड लाइन बाय लाइन पढ़ा होता है, पहले कंपाइलर आएगा ऊपर से, वो पढ़ेगा ये लाइन, फिर ये लाइन पढ़ेगा, फिर ये लाइन पढ़ेगा, वो पहले ये ए को 5 दे देगा, फिर बी को 2 दे देगा, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा रिजल्ट के नाम से, सही है, फिर वो ए प्लस प्लस, जब वो ए प्लस प्लस पढ़ेगा ना कंपाइलर, तो यहाँ पे वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा, यहाँ नहीं हो रहा, सही है। वो जब वो देखेगा कि अच्छा चलो इसने ए प्लस प्लस दिया, इसने पोस्ट इंक्रीमेंट दिया, इससे प्री नहीं दिया, इसने यूजर ने जो भी प्रोग्रामर उसने पोस्ट दिया, तो वो उसको बोलेगा कि अच्छा इसने तो पोस्ट इंक्रीमेंट दिया है, तो मैं इसको बाद में जाके इंक्रीमेंट करूंगा, यानी कि बाद में कब, यानी दूसरी लाइन में जब उसको एक और वेरिएबल वापस मिलेगा ना तो वो इंक्रीमेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँ कि मैं इसको यहाँ पे कंसोल कराऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, आप लोग कहोगे ये तो 6 आना चाहिए, क्यों आना चाहिए 6, 5 है और 5 में प्लस कर दिया 6 आना चाहिए, लेकिन मेरी वही वाली बात, यहाँ नहीं होगा इंक्रीमेंट, अगली लाइन में होगा, सही है। अब मैं जब इसको यहाँ पे, यानी कि इसको मैं यहाँ पे, इसको मैं सिंपल करता हूँ थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, सही है, इसको मैं सिंपल करता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि इसको एक सेकंड के लिए हटा देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, हमारे पास ए का वेरिएबल 5 और 5 में हम लोग इंक्रीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा इंक्रीमेंट, अगली दफ़ा जब वो ए को एक्सेस करेगा तो इंक्रीमेंट होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, मैं सही बोल रहा हूँ क्या गलत। तो मेरे पास 5 आया पहले, यानी कि वही वाली बात, आप लोग कहोगे कि ये 5 क्यों आया, तो वही वाली बात कि 5 इसलिए आया कि जो भी वैल्यू होती है जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगाते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो उसी को वही लेता है, लेकिन अगली बार जब वो वेरिएबल को पढ़ेगा ना, जो कंपाइलर होगा, तब वो उसको एक बढ़ा के लेगा, तब उसको बढ़ाएगा, वो देर से बढ़ाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा, प्री इंक्रीमेंट में वो उसी टाइम कर देगा, मैं यहाँ पे प्लस प्लस लगाऊं तो वो उसी टाइम कर देगा। अब दोनों दफ़ा 6 ही आना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पे वही वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सही है, 6 आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, तो ये प्री इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट है, अगर मैं यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट लगाऊं तो पोस्ट डिक्रीमेंट भी यहाँ पे 5 ही प्रिंट होगा, और अगली दफ़ा जब वो पढ़ेगा तो अगली दफ़ा में वो डिक्रीमेंट करेगा, उस दफ़ा में नहीं करेगा। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं,
एक दफ़ा ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये 5 भी आएगा, आउटपुट 5 भी आएगा, आउटपुट 5 आएगा, आउटपुट 4 आएगा। सही है। ऐसा ही हुआ कि ए माइनस माइनस जब इसने किया तो इसने देखा पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो मैं अभी इसको डिक्रीमेंट नहीं करूँगा, अभी डिक्रीज नहीं करूँगा, अभी कम नहीं करूँगा, अभी मैं उसको वही प्रिंट करूँगा, यानी वही वैल्यू रहेगी। अगली दफ़ा जब वो वेरिएबल को एक्सेस करेगा तो उसकी वैल्यू वो फिर डिक्रीमेंट करेगा, फिर वो कम करेगा और वो फिर उसने प्रिंट कर दिया 4। सही है। तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये चारों हमने पढ़ लिए। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंपेरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो कंपेरिजन ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आता हूं अपने क्लास 5 के फोल्डर के अंदर, इसको खोल लेता हूं। सही है। कंपेरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, फाइल को लोड होने देते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास इस तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को हम कह रहे होते हैं कि अगर दो वैल्यूज़ को हमें कंपेयर करना है ना, कि जैसे कि 10 लाख को हम कंपेयर करें 10 लाख से, या किसी और नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये किसी भी नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे होते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। मेरे पास है फॉर एग्जांपल मेरे पास है बजट 10 लाख का। सही है। बजट है मेरा 10 लाख का, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, लेट टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, मैं इसको अभी 5,000 करता हूँ। और मेरे पास, अच्छा मैं इसका भी ये वाला वेरिएबल इसको छोड़ देते हैं, चलो। मेरे पास है बजट 20,000। सही है। और मेरे पास है टोटल अमाउंट 25,000। मुझे कोई चीज़ ख़रीदनी है। सही है। वो 25,000 की है, मेरा बजट है 20,000, ऐसा ही है। तो अब मैंने कंपेयर करना है, मैं इसको 1 मिनट के लिए हटाता हूँ। सही है। और मैं इसको भी हटाता हूँ, मैं सिंपल इसको समझाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होता है, बजट इज ग्रेटर देन इक्वल टू इस, अगर बजट बड़ा है, मेरा अगर बजट बड़ा है किससे, टोटल अमाउंट से, तो मैं देखता हूँ कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा। ये क्या लिखा मैंने, बजट जो है वो बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन है। सही है। तो मेरे पास बजट है, बजट कितना है, 20,000, और वो बड़ा है टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितनी है, 25,000। आप लोग कहोगे कि बजट तो छोटा है, 20,000 छोटा है 25,000 से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, अभी देखते हैं कि क्या आएगा। मैं चलता हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे मैं रन कर लेता हूँ प्रैक्टिस डॉट टी एस एंड नोड प्रैक्टिस डॉट जे एस। फाइल का नाम क्या था, प्रैक्टिस था। उसको रन किया मैंने, और मेरे पास यहाँ पे, अच्छा कुछ नीचे भी प्रिंट हो रहा है, उसको छोड़ दें। अभी इस वाले कंसोल का जो आंसर है वो फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, इसलिए फॉल्स आया कि बजट इज ग्रेटर देन टोटल अमाउंट। क्या ये बात सच है, ये बात सच नहीं है, ये बात गलत है ना। 20,000 बड़ा है 25,000 से, नहीं 20,000 छोटा है 25,000 से, तो ये बात तो हमारी गलत हो गई, तो फॉल्स आ जाएगा। सही है। एक और बार मैं इसको कर देता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए कोड हटाता हूँ और वापस से रन करता हूँ इसको, तो मेरे पास सिर्फ फॉल्स ही आएगा। सही है। अगर मैं इसको इस तरीके से करता कि बजट लेस देन टोटल अमाउंट, तो ये बात सही है, फिर वो उसको ट्रू देता कि बजट छोटा है टोटल अमाउंट से, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो वो ट्रू देगा। तो कंपेरिजन ऑपरेटर हमारे पास इक्वल्स टू इस तरीके से होता है कि ग्रेटर देन लेस देन, और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू भी होता है, एक इक्वल टू भी होता है हमारे पास। सही है। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि बजट इज लेस देन इक्वल टू टोटल अमाउंट, यानी कि अगर बजट बराबर भी है ना हमारे पास, बजट बराबर है, तब ये हमें जो है ना क्या देगा, ट्रू देगा कि या तो बजट छोटा हो या उसके बराबर हो। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो, या तो छोटा हो या बराबर हो, तो वो ट्रू देगा। बजट इज लेस देन इक्वल टू टोटल अमाउंट, तो ये ट्रू देगा, यहाँ पे ट्रू आ गया। सही है। अगर मैं 1 रुपया भी इसमें बड़ा कर दूंगा ना, तो वो फॉल्स दे देगा। तो ये होता है हमारे पास कंपेरिजन ऑपरेटर्स, कुछ इस टाइप के होते हैं, या तो
इस टाइप इज इक्वल टू टू होगा, या तो इज ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। और एक और यहाँ पे मैंने भी आप लोगों को बताया कि इस ये भी होते हैं हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ये भी होता है। तो ये कंपेयरिंग ऑपरेटर्स हो गए, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। और इज इक्वल टू का भी बता देता हूँ कि इज इक्वल टू का मतलब ये है कि बिल्कुल सेम होना चाहिए वैल्यू। यहाँ पे ट्रू आ गया था, यानी कि दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अभी 25,000 दोनों हैं नहीं है तो फॉल्स आएगा। मैं यहाँ पे 25,000 कर देता हूँ उसको, तो दोनों वैल्यूज अब सेम है मेरे पास, तो अब हमारे पास ट्रू आएगा कि हाँ दोनों वैल्यूज सेम हैं। तो ये हमारे पास एक और कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया। नॉट इक्वल टू भी होता है, नॉट इक्वल टू, इसको भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल टू हैं। अभी तो हमारे पास इक्वल टू हैं, मतलब दोनों बराबर है ना, तो अभी तो हमारे पास फॉल्स आएगा, ये चीज़ गलत है, इक्वल नहीं है। सही है, सॉरी इक्वल हैं, हमारे पास दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इसको एक जीरो कम कर दूं तो वो देगा ट्रू कि हाँ दोनों इक्वल नहीं है। सही है, ये चेक कर रहा है कि क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं है। नहीं है तो वो ट्रू दे देगा, और अगर इक्वल होंगे तो वो फॉल्स देगा। तो अभी हमारे पास ट्रू आ गया, क्यों, वो इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर्स हो गए। आगे चलते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आते हैं, एंड और नॉट। मैं यहाँ पे अपनी फाइल वापस से ले आता हूँ। सही है, मेरे पास वापस से फाइल आ गई अपनी। एक और चीज़, वेरिएबल को हम लोग बूलियन, वेरिएबल्स के अंदर मैंने एक और चीज़ नहीं बताई थी कि वेरिएबल्स को हम लोग बूलियन भी टाइप दे सकते हैं। बूलियन क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। सही है, नंबर तो दे सकते हैं, सेंटेंस भी दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और एक और चीज़ भी दे सकते हैं, इसको मैं हैव मनी कर देता हूँ, ट्रू। सही है, यानी कि क्या आपके पास पैसे हैं, ट्रू। ट्रू का मतलब येस। क्या आपके पास पैसे हैं, फॉल्स। लेट हैव मनी इज फॉल्स, यानी कि नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है। तो ट्रू फॉल्स, अगर हाँ या नहीं में जवाब देना है, लॉजिक के अंदर हमें बनाना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू उसको हम लोग असाइन कर देंगे। सही है, तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये तो हाँ या नहीं में आंसर है, तो हम लोग इसको क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। चलो आगे चलते हैं, और हमारे पास अब आते हैं ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड और नॉट होते हैं। तो ये इस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हो वहाँ से, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये हमारे पास है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर क्या होगा, क्या होता है, एंड ऑपरेटर क्या होता है और नॉट ऑपरेटर क्या होता है, इसको समझते हैं। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, हैव डिग्री यस, इज हमजाद स्टूडेंट नो। यानी कि मेरे पास डिग्री है, हाँ मेरे पास है, यस। सही है, इज हमजाद स्टूडेंट नो। अब इसको हम बूलियन में भी कर सकते थे, ट्रू फॉल्स। मैंने अभी बताया था कि यस और नो में खेलना हो तो हम लोग बूलियन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चले हमने स्ट्रिंग ले लिया, इसको सेंटेंस ले लिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लिया हमने यहाँ पे, तो उसको मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप असाइन कर देता हूँ। सही है, हैव डिग्री, कोई डिग्री है आपके पास, यस है मेरे पास। इज हमजा स्टूडेंट, क्या आप हमजा के स्टूडेंट हो, नो। वैसे तो मैं हूँ तो मैं इसको यस कर देता हूँ, लेकिन चले मैं समझाने के लिए भी नो कर देता हूँ। सही है, तो एक चीज़ यस है, एक चीज़ नो है। सही है, तो जो और ऑपरेटर होता है वो क्या करेगा कि हम लोग कंपेरिजन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसको, कि हाँ बस अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमारे पास वो क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। मैं दिखाऊं अगर आप लोगों को, इसको कमेंट करता हूँ। मेरे पास अगर इस तरीके से एक यस है एक नो है, अच्छा ये ऊपर वाले का भी प्रिंट कर रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, वापस से देख लेते हैं। इसका इसका आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। तो मेरे पास यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू कैसे आया अभी बताता हूँ। जो और ऑपरेटर होता है ना हमारे पास, वो क्या करता है कि अगर हम लोग इस सेंटेंस को पढ़ें, हैव डिग्री इज इक्वल टू दस यस, अभी हमने पढ़ा था ये क्या था, कंपेरिजन ऑपरेटर था, कंपेयर कर रहा है। अगर हैव डिग्री बराबर है यस के तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट करेगा। ऐसा ही है, वो ट्रू देगा, यानी कि इस पूरी लाइन का आंसर ट्रू होगा। सही है,
अब हम और ऑपरेटर पे आते हैं। ये और ऑपरेटर का साइन आ गया। अच्छा ये मेरे से प्रिंट हो नहीं रहा। ये और ऑपरेटर का साइन है, सही है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ये इसी तरीके से हो रहा है। खैर, तो ये इस पूरी लाइन का आंसर यस ट्रू है। और इस पूरी लाइन का आंसर क्या होगा, इज हमजा स्टूडेंट इज इक्वल टू यस। लेकिन यहाँ पे तो मैंने नो दिया हुआ है, तो इस पूरी लाइन का आंसर फॉल्स होगा कि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अगर हमजा का स्टूडेंट है, अगर है यस के बराबर है, इस वेरिएबल के अंदर यस है, तो वो ट्रू दे देगा। लेकिन अभी तो हमने नो उसको दिया हुआ है ना, तो वो उसको फॉल्स देगा। तो मैं इस पूरी लाइन का आंसर क्या लूँगा, फॉल्स ले लिया इस पूरी लाइन का आंसर। सही है। तो मैं बस इस लाइन का आंसर क्या इवैल्यूएट हो रहा है, ट्रू। इस लाइन का आंसर, इस टर्म का आंसर क्या इवैल्यूएट हो रहा है, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू हो और फॉल्स हो, तो हमारे पास उसका आंसर ट्रू ही आता है। इसकी मैं एग्जांपल वापस से देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कि अगर मैं ट्रुथ टेबल में जाऊँ, ट्रुथ टेबल ऑफ और उससे समझाता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से, कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि ट्रू और ट्रू है, तो जो आंसर आएगा ना वो भी ट्रू ही आएगा। सही है। एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। अच्छा ये शायद गलत है, ये और का नहीं, एंड का दिखा रहा है मुझे। मैं और का आता हूँ, ये रहा और का, हाँ। नहीं ये तो जीरो वंस में है। मैं, हाँ ये रहा, सॉरी मैंने गलत बता दिया था। तो अगर दो वैल्यूज ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, एक वैल्यू ट्रू है और एक फॉल्स है तो ट्रू आएगा, एक वैल्यू फॉल्स है और एक पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। यानी कि तीन कंडीशन पे ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी हमने देखा क्या हो रहा था यहाँ पे, कि एक वैल्यू ट्रू थी, सही है, यानी कि हैव डिग्री में हमारे पास क्या था, येस था, तो वो ट्रू आ गया। और एक वैल्यू फॉल्स थी, यानी कि इज हमजा स्टूडेंट के अंदर नो था, तो नो बराबर है यस के नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आया था। तो फॉल्स यहाँ पे आया और ट्रू यहाँ पे आया। अब ट्रू और फॉल्स, टी और एफ, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से, यही आना चाहिए, टी और एफ ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया था। तो इस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को संभाल कर रहे होते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को हम मिला के हम लोग काम कर रहे होते हैं इसमें। कंपेरिजन ऑपरेटर भी यूज हो रहा है और लॉजिकल ऑपरेटर जो कि और या एंड या नॉट हो सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एंड की बात करूँ, एंड ले लो, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना चाहिए, या आप लोग बताओगे मुझे। इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों, क्यों फॉल्स आया, आप लोग कहोगे कि और में तो ट्रू आ रहा था। तो और के लिए अलग ट्रुथ टेबल है और एंड के लिए अलग ट्रुथ टेबल है। एंड का ट्रुथ टेबल ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो तो फॉल्स आ जाए, और अगर दोनों ट्रू हो तभी ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हो तब तो ऑब्वियसली फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉल्स था। सही है। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आएगा, एंड में, एंड की सूरत में फॉल्स आएगा। अब मैं इसको और करता हूँ, यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब मैं इसको फॉल्स, इसको मैं और करता हूँ और पे रन करता हूँ। अब क्या आंसर आना चाहिए देख लेते हैं। अब इसको ट्रू और फॉल्स में तो ट्रू आएगा। अभी हमने देखा कि ट्रुथ टेबल में, और का जो ट्रुथ टेबल है उसमें अगर एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू आ जाता है। सही है। तो इससे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना ट्रू और फॉल्स में। मैं वापस से इसको कमेंट वो करता हूँ अंडू, और मेरे पास ये वेरिएबल्स आ गए। तो ये कंडीशन अगर ट्रू है और ये कंडीशन अगर फॉल्स है और एंड बीच में लगा हुआ है तो फॉल्स आएगा, और अगर हमारे पास और बीच में लगा हुआ है इस सूरत में तो हमारे पास क्या आएगा, तब ट्रू आ जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। अगर नहीं समझ आया हो तो मेरी एक और वीडियो भी है, मैं उसको लिंक कर दूंगा और वो आप लोग जाके देख सकते हो, उसमें डिटेल में समझाया। अभी आगे चलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट में आ जाते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, यहीं से बता देता हूँ आप लोगों को। एक वेरिएबल लिया हमने ईमेल का, एक वेरिएबल लिया पासवर्ड का। सही है। अब हमने क्या किया, इफ एल्स करता क्या है, इफ एल्स का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला काम करो। क्या मतलब, आपने क्या किया, आपने एक इफ का वर्ड लिखा, ब्रैकेट्स लगाए दो, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए। अच्छा ये राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए,
फिर एल्स का वर्ड आया, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए। अब एक सेकंड के लिए मैं अगर इसको मिटा दूं और इसको भी मिटा दूं, सही है, इसका सिंटेक्स दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, इफ फिर क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर एल्स का वर्ड, फिर वापस से कर्ली ब्रैकेट्स, सही है। इस तरीके से होता है। अब ये काम किस लिए करता है? ये काम इसलिए होता है, इफ एल्स का काम ये होता है कि अगर यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे, जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये वाला कोड चल जाए। अब वो ये वाला जो कोड है ना, वो कितनी भी लाइन्स का हो सकता है, डिपेंड नहीं करता, कि ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन का कोड हो। 100 लाइन, 1000 लाइन, 1 लाख लाइन, जितनी भी लाइन का कोड होगा वो चलेगा, अगर ये वाली कंडीशन जो यहाँ पे दी है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो ट्रू हो रही है, वो इवेल्युएट हो रही है ट्रू पे। अगर वो फॉल्स हो रही है तो एल्स में जितना भी कोड भरा हुआ होगा वो सारा चल जाएगा, सही है। तो क्या था हमारे पास कोड, मैं वापस से अंडू करता हूँ। ईमेल एंड पासवर्ड, सही है, इफ ईमेल एंड पासवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग कहोगे ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईमेल, अब देख गौर से देखते हैं, ईमेल एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और पासवर्ड। तो ईमेल एंड पासवर्ड अगर ट्रू है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये कंडीशन में यहाँ पे जब ट्रू आएगा ऐसे, सही है, तो क्या चलेगा, ये चलेगा, सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ईमेल एंड पासवर्ड, तो ईमेल ट्रू है हमारे पास, हाँ ईमेल ट्रू है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी ट्रू है। ईमेल भी ट्रू है, पासवर्ड भी ट्रू है। बीच में क्या लगा है, एंड। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे भी ट्रू हो, यहाँ पे भी ट्रू हो, तो क्या किया जाए, देख लेते हैं। ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो हमें पता चल गया कि ट्रू ही आएगा। अब जब ट्रू आएगा तो हमें पता चल गया कि ये वाला कोड चलेगा। कौन सा कोड चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। कंसोल.लॉग लॉग्ड इन, कि अगर अगर ईमेल ट्रू है, अगर ईमेल सही है और पासवर्ड भी सही है, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने एंड ऑपरेटर इसलिए लगाया था, और इसलिए नहीं लगा सकते। और अगर हम लोग यहाँ पे लगाते तो यहाँ पे अगर फॉल्स भी होता ना, तब भी ये ट्रू हो जाता और लॉग्ड हो जाता, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर आपने यूज ईमेल सही डाली, पासवर्ड गलत डाला, तो आप लॉग इन हो रहे हो, ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे इसलिए एंड आएगा। तो फेसबुक के पीछे जो भी लॉजिक लगी है, या कोई भी आप इंस्टाग्राम ले लो, कोई भी सोशल मीडिया ले लो, यही लॉजिक होती है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो भी वो लॉग्ड इन होगा यूजर, सही है। एक चीज़ ही हो गई। अब अगर यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया फॉर एग्जाम्पल, सही है, तो अब क्या होगा, अब बोलेगा रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड, ये बोलेगा। तो एल्स के अंदर ये चीज़ चल जाएगी। अगर तो यहाँ पे कोई भी एक फॉल्स होगा तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। कोई भी एक फॉल्स होगा तो यहाँ पे फॉल्स इवैल्यूएट होगा, इस ब्रैकेट के अंदर फॉल्स आएगा, और जब इस ब्रैकेट के अंदर फॉल्स आ गया तो वो एल्स वाला कोड चलाएगा, और जब इस ब्रैकेट के अंदर ट्रू आ गया तो वो ये वाला कोड चलाएगा, लॉगइन वाला, सही है। तो ये हमारा इफ एल्स हो गया। बेसिकली हमारी लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने के लिए होता है, डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास इफ एल्स यूज़ हो रहा होता है। आगे चलते हैं और हमारे पास स्विच केस आता है। स्विच केस का कुछ इसी तरीके का काम है, बस इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। स्विच केस के अंदर हमारे पास इसी तरीके का काम हो रहा होता है, बस केसेस लगे रहे होता है, सही है। तो स्विच यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि स्विच का जो सिंटैक्स होता है वो इसी तरीके का होता है। स्विच का वर्ड आता है, फिर ब्रैकेट्स आते हैं, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आता है, फिर केस का वर्ड आता है, केस का वर्ड, और आगे वो भी जो भी हमारे पास सेंटेंस जो भी केस है उसका नाम लिखा जाता है, और फिर उसका उसका कोड आ जाता है, और फिर ब्रेक कर देता है। इसी तरीके से फिर केस संडे आता है, फिर उसका कोड लिखा जाता है और उसको ब्रेक कर देता है। यानी कि ये इफ एल्स की तरह ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे डे ऑफ मैंने लिया हुआ है संडे को, एक वेरिएबल लिया, उसको संडे दे दिया, सही है। और जो भी वेरिएबल हमने लिया है उसको हमने स्विच के बीच में डाल दिया, स्विच स्विच के उस ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया, सही है। तो हमने स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिया उसको, वेरिएबल को, जो भी हमने, जिस पे हमें चेकिंग करनी है, चेक लगाना है। तो केस के आगे मैं लिखूंगा सैटरडे, यानी कि अगर डे ऑफ सैटरडे के बराबर है, गौर से सुनो, गौर से सुनिएगा, अगर डे ऑफ क्या है, डे ऑफ वेरिएबल है, डे ऑफ के अंदर अगर सैटरडे है तो ये लाइन चला दो। इसी तरीके से डे ऑफ के अंदर अगर संडे है, सही है, डे ऑफ के अंदर अगर संडे है तो ये लाइन चला दो, सही है। अब मैं एक और लाइन भी इसमें ऐड कर सकता था, केस अगर डे ऑफ के अंदर मंडे है तो क्या चला दो, मंडे, टुडे इज मंडे,
तो हम लोग कुछ भी इसके अंदर लॉजिक लगा सकते हैं। अब ये भी वही वाली बात, यहाँ पे जितनी भी लाइन्स का कोड आप चलाना चाहो कर सकते हो, सही है। तो ये चीज़ हो गई। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, तो केसेस तो समझ आ गया कि अगर सैटरडे होगा इसके अंदर तो ये चीज़ चल जाएगी, गो हैकिंग। संडे होगा तो रीड अ बुक चल जाएगा, मंडे होगा तो इस तरीके से चल जाएगा। डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर इन तीनों केसेस में किसी से कुछ भी नहीं चला तो वर्क ऑन अ हॉबी, तो तब ये इस सूरत में चल जाएगा, सही है। अगर संडे, अभी जैसे यहाँ पे संडे है, मैं यहाँ पे कर दूँ ट्यूसडे, तो कंपाइलर आएगा पहले प्रोग्राम चेक करेगा ये केस, क्या ये सैटरडे के बराबर है, नहीं ट्यूसडे के बराबर है। क्या ये संडे के बराबर है, नहीं ट्यूसडे के बराबर है। क्या ये मंडे के बराबर है, ट्यूसडे के बराबर। उसने देखा कि तीनों केसेस में कुछ भी नहीं चला तो वो डिफ़ॉल्ट चला देगा बिना चेक किए। इन केसेस में अगर कुछ भी नहीं चलेगा तो बिना चेक किए वो डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट चला देगा। दूसरी बात ये कि ब्रेक का स्टेटमेंट यहाँ पे आना ज़रूरी है केस में, वरना वो मसले करता है। मसला ये करेगा कि अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा दूँ ना, जैसे यहाँ पे मैं इसको वापस से संडे करूँ, सही है, तो संडे के बाद वो जो मंडे वाला भी स्टेटमेंट चला देगा। संडे तो पूरा हो गया उसने, लेकिन उसने देखा कि ब्रेक नहीं मिला, उसको ब्रेक नहीं मिलेगा ना, तो वो ये वाला स्टेटमेंट भी चला देगा और वो फिर शायद डिफ़ॉल्ट भी चला देगा। तो ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है हमें। केस का वर्ड, ब्रेक का वर्ड, इनकी स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए। ऐसे हम लोग स्पेलिंग भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं डबल ई लगा दूँ तो वो एरर देगा, सही है। डिफ़ॉल्ट में भी डबल टी लगा दूँ या कुछ और कर दूँ तो वो एरर देगा, सही है। आगे चलते हैं और हम लोग आते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर पे। टर्नरी ऑपरेटर बहुत ईजी है, इफ एल्स की तरह होता है। थोड़ा सा सिंटैक्स इसका मुश्किल है, मुझे भी याद नहीं रहता इसका, लेकिन आसान है, सही है। हमने एक वेरिएबल लिया, क्या किया इस प्रोग्राम में, इज़ हंगरी। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि हंगरी यानी इज़ हंगरी बूलियन जो वैल्यूज़ होती हैं वो येस और नो में आंसर के लिए होता है। क्या तुम भूखे हो, हाँ या नहीं में जवाब होगा, ऐसे ही ना, इसके अलावा तो कोई जवाब नहीं हो सकता, बीच का नहीं हो सकता ना। क्या क्या मैं भूखा हूँ, क्या मुझे भूख लग रही है, हाँ मुझे भूख लग रही है, नहीं मुझे नहीं लग रही, हाँ या नहीं होगा। तो इस सूरत में हमने बूलियन का वेरिएबल लेना है, सही है। बूलियन टाइप मैंने इसको दे दी, डाटा टाइप मैंने इसकी बूलियन दी, फॉल्स यानी कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो मैंने अभी यहाँ पे फॉल्स ले लिया। ये तो वेरिएबल की बात हो गई। अब हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल का नाम है वो आता है पहले, क्वेश्चन मार्क, एप्पल, या जो भी हमें कंडीशन देनी है वो, और उसके बाद कॉलन फिर वाटर। तो इसका आंसर क्या होगा, चला के देख लेते हैं कि अगर हमारे पास, अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये मैंने गलत फाइल चला दी, जल्दी जल्दी में मैंने गलत फाइल चला दी। मुझे चलाना था ternary.ts, ternary.ts चलानी थी, मैंने चला दी दूसरी फाइल। ternary.ts को अगर मैं रन करूं इस फाइल को, तो मेरे पास यहाँ पे वाटर आ गया, ऐसे ही है। और वाटर क्यों आया, तो हमारे पास इस हंगरी का जो वेरिएबल था वो फॉल्स था, ऐसे ही है। तो ये क्या करेगा, टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी वैल्यू होगी, जो भी हमारे पास चीज़ होगी, वो जब कब चलाएगा, जब ये ट्रू होगा। अगर तो ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगी, सही है। अगर फॉल्स होगा तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। तो एक इसका शॉर्ट सिंटेक्स कह लें या शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स की। अगर ट्रू होगा तो ये चलता है, और अगर फॉल्स होता तो ये चलता है इफ एल्स में। इसमें क्या हो रहा है कि अगर ट्रू है तो ये चीज़ चल जाएगी, और अगर फॉल्स है तो फिर ये चीज़ चल जाएगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस हंगरी फॉल्स था तो ये वाटर चल गया, वाटर प्रिंट हो गया कंसोल डॉट लॉग के अंदर, सही है। तो एक शॉर्ट फॉर्म है इसकी, बस इसका सिंटेक्स कुछ जैसे क्वेश्चन मार्क, फिर इसकी कंडीशन ट्रू वाली और फिर कंडीशन फॉल्स वाली। ट्रू होगा तो ये चल जाएगा, फॉल्स होगा तो ये चल जाएगा। आगे चलते हैं, फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शंस से पहले मैं एक चीज़ करवा देता हूँ, लूप्स। आप लोग हो गए कि लूप्स तो आखिर में करवाए थे हम लोगों, तो हाँ हम लोगों को आखिर में कराए थे लूप्स, लेकिन लूप्स जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको पहले कराना चाह रहा हूँ। लूप्स पहले कर लेता, समझ आ जाएगा आप लोगों को। जो चीज़ें लूप्स को समझने के लिए ज़रूरत है वो हम लोगों ने कर चुकी हैं, पढ़ चुकी हैं, सही है। तो हम लोग अब लूप्स कर लेते हैं, सही है। उसके बाद फिर फंक्शंस पे आता है। तो लूप्स, अब ये टॉपिक क्योंकि मैंने वीडियोस में कवर नहीं कराया तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में कर देता हूँ। और लूप्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक काम करवाना है, सही है। मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट वी इक्वल्स, और मेरे पास है कोड विथ जाहिर, एक सेंटेंस है मेरे पास, सही है।
सेंटेंस ले लेता हूँ उसको मैं, और इस सेंटेंस को मैंने प्रिंट कराना है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी ये कोड है, इतना कोड है, इसको मैं चलाता हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना वॉच की कमांड से इसको चला देता हूँ, TSC डैश डब्ल्यू, यही होती थी शायद, सही है। तो इससे ही होगा, मुझे अब कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, नोड टर्नरी डॉट JS, डायरेक्ट मैं इसको करूँगा, डायरेक्ट खुद ही वो कंपाइल होता रहेगा। तो वॉच की कमांड ये करती है। खैर, तो लूप्स पे आते हैं। तो लूप्स मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, मेरे पास एक चीज़ है, एक वेरिएबल है, उसको मैंने जो है ना प्रिंट कराया है यहाँ पे 1 मरतबा। अब मैंने अगर उसको 10 मरतबा प्रिंट करानी है, एक ही काम को मैंने 10 मरतबा करना है, सही है। अगर मैंने एक ही काम को 10 मरतबा करना है तो मैं 10 बार कंसोल डॉट लॉग डालूंगा? नहीं ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब 10 बार कर रहा हूँ, मुझे 100 बार प्रिंट करना है तो मैं 100 बार करूँगा, उसको लिखूँगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, 100 बार लिखूँगा मैं उसको। तो लूप्स यहाँ पे हमारे पास आते हैं। हम क्या करते हैं कि लूप्स बनाते हैं, चलें और देख लेते हैं इसका सिंटेक्स। तो लूप्स बनाने का सिंटेक्स क्या होता है कि फॉर लिखते हैं। लूप्स पहले कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। मेनली 3 टाइप्स की लूप होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप, सही है। तो फॉर लूप में तो हमारे पास जो है ना, किस लिए यूज, अरे लूप्स का बेसिक मकसद यही है कि काम कम हो जाता है हमारा, हमें रिपीटिशन नहीं करनी पड़ती, लाइन्स ऑफ कोड कम हो जाती हैं। एक काम मैंने 10 मरतबा सेम काम करवाना है तो उसको मैं एक लाइन लिख के लूप के अंदर उसको मैं करवा दूंगा, सही है। मेरे पास अब जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, बस एक सेंटेंस है, उसको मैंने 100 मरतबा प्रिंट कराना है तो मैं उसको 100 मरतबा लिखूंगा थोड़ी, उसको मैं लूप लगा दूंगा। अब लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। फॉर का वर्ड आता है, सही है, अभी हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं। फॉर का वर्ड आता है और आगे ब्रैकेट्स आ जाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, सही है। उसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते हैं। लूप में जो भी काम कराना है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिख देंगे। मैंने क्या कराना था, मैंने क्या करवाना था, प्रिंट कराना था सेंटेंस को, तो मैंने लूप के अंदर लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अब हमें राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कितनी मरतबा वो काम करवाना है वो लिखना होगा, सही है। तो हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल लेते हैं, लेट आई इक्वल्स 0। मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट आई इक्वल्स 0, यानी कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, मुझे कितनी मरतबा प्रिंट कर, चले मैं बस को अभी फिलहाल के लिए 1 से कर देता हूँ। 1 से स्टार्ट हो रहा है और मुझे कहाँ कितनी मरतबा कराना है, 100 मरतबा। तो आई इज लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि वो 1 से स्टार्ट हो चलना और 100 तक जाए, 1 से स्टार्ट हो चलना और 100 तक जाए, सही है। एक और कंडीशन आएगी, आई प्लस प्लस। अब ये आई प्लस प्लस क्या कर रहा है ये मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लूप यहाँ पे कंडीशंस में चलता है कि आई की वैल्यू 1 है सबसे पहले, सही है। तो उस पर वो लूप चलेगा, वो चेक करेगा, वो कंडीशन चेक करता है। दूसरे स्टेटमेंट में वो कंडीशन चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि आई छोटा है क्या 100 से, छोटा है या बराबर है 100 से। तो आई तो 1 है अभी, वो तो बिल्कुल छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, तो वो इस काम को कर देगा। फिर वो वापस से चेक करेगा, फिर वो क्या करेगा, अब आई प्लस प्लस यहाँ पे, तो ये चीज़ अब आती है यहाँ पे, कि वो आई प्लस प्लस करेगा और वो आई को इंक्रीमेंट करेगा। आई को इंक्रीमेंट करेगा, अभी हमने पढ़ के आए क्या करेगा, आई 1 था, आई को 1 जब किया, आई जो 1 था तो उसको जब इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गया वो। अब वो जब वो 2 हो गया तो उसको फिर वो चेक करेगा कि क्या 2 छोटा है 100 से, तो हाँ बिल्कुल 2 छोटा है 100 से, तो फिर वो प्रिंट कर देगा। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, 3 करेगा, और फिर वो चेक करेगा कि क्या 3 छोटा है 100 से, हाँ 3 छोटा है, बिल्कुल छोटा है 100 से, तो फिर वो इस वाला काम कर देगा। तो इसको चला के देख लेते हैं क्या ये प्रिंट हो भी रहा है, नहीं हो रहा। हाँ, 100 मरतबा ये प्रिंट हो गया, सही है, 100 मरतबा ये प्रिंट हो गया। और फिर हम लोग इसको मतलब इतनी आसानी से हमने इसको 100 मरतबा प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पे 100 लाइन्स का कोड लिखने के बजाय मैंने 3 लाइन का कोड लिखा और मैंने 100 लाइन्स प्रिंट करा दी अपनी इस कोड विद हाइड को। तो लॉजिक समझ आई, वापस से एक मरतबा समझा देता हूँ, ठीक है। तो सिंटेक्स आप लोग को समझ आ गया होगा। सिंटेक्स आसान है, फॉर का वर्ड, सही है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर उसके अंदर हमारा जो काम है वर्चुअल, असल जो लॉजिक है हमारी वो इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है।
क्या हो रहा है, लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 1 से स्टार्ट हुआ, सही है, 1 से स्टार्ट हो गया। अब दूसरा वो काम जो करेगा ना, पहला वो काम करेगा कि देखेगा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, सही है। दूसरा वो क्या क्या काम करेगा, वो चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, आई क्या है अभी, 1 है, हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है, 1 इज लेस देन 100, यानी कि 1 छोटा है 100 से, बिल्कुल सही है। उसने देखा कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने काम चला दिया, अंदर उसने ब्रैकेट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जब उसने ब्रैकेट को एग्जीक्यूट कर दिया ना, तो उसके बाद वो थर्ड स्टेप क्या करेगा कि वो उसको इंक्रीमेंट कर देगा, आई को उसने 2 कर दिया। अब जब आई 2 हुआ तो उसने देखा, वापस से उसने कंडीशन चेक की, क्या 2 छोटा है 100 से या बराबर है 100 के, तो बिल्कुल 2 इज लेस देन और इक्वल टू 100, 2 छोटा है 100 से। तो फिर उसने ये वाला काम कर दिया, जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करेगा, जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करेगा, सही है। इसी तरीके से वो चलता रहा, 3 पे चेक किया, 4 पे चेक किया, 50 पे चेक किया, 98 पे चेक किया, 99 पे चेक किया, अब 99 आई हो गया, आई 99 हो गया। उसने देखा 99 छोटा है 100 से, हाँ बिल्कुल छोटा है, उसने चला दिया। अब वो जब 100 पे इंक्रीमेंट किया, उसने 100 पे चेक किया, क्या 100 छोटा है या बराबर है 100 के, तो आप लोग कहोगे छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, इज इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो जब इज इक्वल टू लगा हुआ है तो वो बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि 100 के बराबर है, तो वो फिर इसने फिर सेंटेंस चला दिया, तो ये चीज़ हो गई। अब जब 100 से वो बड़ा हुआ, 100 से इसने इंक्रीमेंट किया 101, क्या 101 छोटा है 100 से, नहीं, यहाँ पे आके फॉल्स हो गई कंडीशन, वो लूप के बाहर आ गया और वो आगे का कोड चलाना शुरू कर देगा, लूप के बाहर आ गया वो, अब ये नहीं चलाएगा वो, 100 मरतबा से चलाया, सही है। इसको हम लोग एक मरतबा करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से आई की वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट कराऊँ सेंटेंस के, तो क्या क्या होगा, मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर आई लिख दिया, आई क्या था, आई हमारा लूप का वेरिएबल है, तो क्या ये चलेगा, मतलब क्या यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, सेंटेंस तो आएगा लेकिन आई में क्या आना चाहिए, 1 आएगा, 100 आएगा, क्या आएगा, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओ ये तो पूरी काउंटिंग चल गई, 1 से 2 3 4 5 100 तक पूरी काउंटिंग चल गई, सही है। तो 1 से 100 तक पूरी काउंटिंग ये इसने चला दी, तो ये कैसे हुआ, ये तो समझ ही नहीं आया। अभी देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसने देखा आई 1 है, सही है, आई 1 है, इसने चेक किया क्या 100 से छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है, इसने कहा हाँ छोटा हो गया, अब मैं कंसोल डॉट लॉग चला सकता हूँ। इसने जब कंसोल डॉट लॉग चलाया तो उसको मिला कि यहाँ पे आई है, ओ अच्छा मुझे आई भी प्रिंट कराना है, तो आई जो भी वैल्यू होगी आई की उस टाइम पे उस एग्जैक्ट टाइम पे क्या थी, 1 थी, पहली दफ़ा में, पहली दफ़ा जब लूप चलेगा चला, आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसने आई को प्रिंट करा दिया। फिर उसने सेंटेंस आगे प्रिंट करा दिया, तो 1 कोड विद आई। फिर उसने आई को इंक्रीमेंट किया, अब जब उसने आई को इंक्रीमेंट किया तो आई कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 को चेक किया, 200 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फिर उसने 2 को प्रिंट किया और फिर सेंटेंस प्रिंट कर दिया। फिर उसने 2 को इंक्रीमेंट किया तो 3 बन गया, 3 को उसने चेक किया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 प्रिंट कर दिया, कोड बेस हाई प्रिंट कर दिया। तो अब बात समझ आई किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, हर लूप के आइट्रेशन में, हर रिपीटेशन में एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है। जब 100 पे आया तो उसने देखा 100 पे आ गया, सही है, 100 सेटिस्फाई हो रहा है, उसने प्रिंट किया। अब 100 के बाद जब इंक्रीमेंट होगा तो 1 से 1 बड़ा हो गया 100 से, सही है। तो 1 से 1 जब बड़ा हो गया तो वो लूप से एग्जिट कर दिया, उसने 101 नहीं चलाया, क्यों नहीं चलाया, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई। एक और चीज़, ये लूप समझ आ गया हम लोगों को, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट अगर मैं करूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये फिर 0 से चल जाएगा, 0 से 100 तक चल जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग जो चला रहे होते हैं लूप को, वो 0 से चला रहे होते हैं। ये प्रोग्रामिंग लॉजिक है कि इंडेक्सिंग जो शुरू होती है ना, एरेज में हम लोग इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, वो 0 से हो रही होती है, तो हम लोग 0 से चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर हम लोग इसको लेस देन इक्वल टू नहीं यूज़ करते, लेस देन यूज़ करते हैं। तो 0 से अगर 100 तक हमें 0 से अगर मैं इसको चलाऊँ, इसको मैं रन करूँ, तो ये 100 तक नहीं जाएगा, ये 99 तक जाएगा, क्योंकि आई लेस देन 100 है, इक्वल टू साइन नहीं है, कंडीशन आके 99 पे 100 पे आके फॉल्स हो जाएगी, वो 100 नहीं चलेगा। आप लोग कहोगे कि अच्छा, अगर हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं तो अगर मुझे 1 से 100 कराना है प्रिंट तो कैसे कराऊँ, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 101 कर दो। अब क्या होगा, वो 1 से चलेगा, 101 से छोटे तक। तो ये चीज़ हमने ऐसे भी अचीव कर ली, वही सेम आउटपुट हमने दूसरे तरीके से अचीव कर लिया। तो हम लोग ये कुछ भी कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया कि लेस देन इक्वल टू, अच्छा 0 से करना है तो 0 से कर लो, सही है।
तो ज़ीरो से अब वो ज़ीरो से कहाँ तक चलेगा, 100 तक चल जाएगा। सही है, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तुम ज़ीरो यूज़ कर रहे होते हो और लेस देन यूज़ कर रहे हो। वो अलग बात है कि अगर आपको काउंटिंग ही स्टार्ट करवानी है 1 से, तो आप 1 से करवा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास लूप्स हो गए। अब मैं आ जाता हूँ वाइल लूप पे जल्दी से। वाइल लूप शायद नहीं पढ़ाया हम लोग को, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ कि वाइल लूप कुछ भी नहीं है, फॉर की तरह का ही है। अगर आपको फॉर समझ आ गया तो वाइल भी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है सिंटेक्स में और उसके यूसेज में कि इसको यूज़ कब करता है। तो वाइल लूप को हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडीशन हमें नहीं पता हो। अब ये क्या बात कर दी, तुम आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात कर दी, ये तो कंडीशन नहीं पता हो, क्या मतलब, कंडीशन तो पता होगी। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को किस चीज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लूप है, वेरिएबल आप यहाँ पे भी डिफाइन करोगे। सही है, कि जैसे कि इसको पहले हम लोग यही वाली एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करते हैं। सही है, यही वाली एग्जाम्पल एग्जीक्यूट करते हैं। वाइल आई इज लेस देन 100, और शायद मैं सिंटेक्स का भूल रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ। इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ आई को। सही है, और आई प्लस प्लस। मैं इसका सिंटेक्स भूल गया, देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंसान है भूल जाते हैं। यहाँ पे ही आ जाते हैं और यहाँ पे मैं वाइल सर्च कर लेता हूँ। सही है, मेरे पास वाइल लूप आ गया। मैं एक स्लाइड 2 स्लाइड नीचे आता हूँ और इसका सिंटेक्स क्या है। अच्छा, इस तरीके से इसको इनिशलाइज भी करना होता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इनिशलाइज कर लेता हूँ। लेट आई इज इक्वल्स टू 0। ये क्या करेगा कोड, यही फॉर का लूप है, तो ये यही चीज़ हम अचीव कर रहे हैं। 1 से 99, 1 से 100 तक काउंटिंग चलेगी, ऐसा ही होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, वाइल का जो लूप है उसके अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी। सही है, यहाँ पे कंडीशन दे दी कि आई छोटा होना चाहिए 101 से। सही है, और यहाँ पे हमने इसका काम दे दिया, काम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस कर दिया। आई प्लस प्लस से वही याद आ गया आप लोगों के 1 है तो 2 हो जाएगा। इसने सबसे पहले क्या किया, कंडीशन चेक की, फिर इसने कहा कंडीशन तो ट्रू हो गई, आई 1 है, 1 छोटा है 101 से, ऐसा ही है 1 छोटा है ना 101 से। तो उसने कहा बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, मुझे काम करना पड़ेगा। कंडीशन ट्रू तो काम करो, कंडीशन फॉल्स तो काम नहीं करो, स्किप कर दो। सही है, तो कंडीशन ट्रू हुई तो उसने काम किया, काम क्या किया, कंसोल डॉट लॉग आई, यानी कि प्रिंट करा दिया आई को, और आई प्लस प्लस कर दिया। आई क्या था, 1 था, 2 हो गया। फिर दूसरी बार कंडीशन चेक की तो 2 छोटा है 101 से, हाँ बिल्कुल छोटा है 2 101 से। तो दूसरी बार भी इसने कहा कि कंडीशन दूसरी बार भी ट्रू हो रही है, अब मुझे वापस से करना पड़ेगा। वापस से कंसोल कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करा दिया। फिर तीसरी बार से 2 में +1 वापस से किया तो 3 हो गया। सही है, तो अगर मैं इसको रन करूँ वापस से, तो मेरे पास काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 से। क्या, क्योंकि मैं सिर्फ आई प्रिंट करा रहा हूँ, सेंटेंस प्रिंट नहीं करा रहा है इस बारी में मैंने सिर्फ आई प्रिंट कराया है। लेकिन मैं चाहूँ तो उसको चलो यहाँ पे एक सेंटेंस भी प्रिंट करा देता हूँ, हेलो, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो वापस से ही प्रिंट हो गया। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो गया हेलो। तो कहाँ तक प्रिंट हुआ, वही वही चीज़ हमने जो चीज़ फॉर लूप से की थी वो हमने वाइल लूप से कर ली। अच्छा, सही है, ठीक है। तो अब बात ये है कि हम लोग इसको यूज़ कब करते हैं। आप लोगों ने कहा कि चलो ये चीज़ हम इससे भी कर सकते थे और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप का एक स्पेशल यूज़ होता है। वाइल लूप को हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन हो कि हम लोगों को कोई इनपुट लेना हो या यूज़र से कुछ लेना हो और यूज़र पे डिपेंड कर रहा हो कि वो लूप कितना चलेगा। सही है, अब ये वाली बात ना मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा जब हम लोग इनपुट लेंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, लेट इनपुट इज इक्वल्स टू ट्रू। तो अगर यहाँ पे इनपुट ट्रू है, सही है, बूलियन का वेरिएबल मैंने लिख लिया, एक मैंने बूलियन का वेरिएबल लिया इनपुट के नाम से। तो अगर मेरे पास जो बूलियन का इनपुट का वेरिएबल है वो ट्रू है, तो ये लूप चलता रहे। जिसको मैं इस तरीके से हाँ सही है, इनपुट का वेरिएबल अगर इसमें ट्रू है तो ये लूप चलता रहे। तो आप लोग कहोगे कि ये लोग ये वेरिएबल तो ये लूप तो चलता ही रहेगा, फिर ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। सही है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ। सही है, तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा।
क्यों? क्योंकि हमने इसको ट्रू सेट करवा दिया इनपुट को, या फिर ट्रू ही रहेगा हमेशा, अनलेस एंड अनटिल मैं लूप के बीच में कोई ऐसी कंडीशन दूँ कि वो फॉल्स हो जाए। सही है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से, कि अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट लूँ यूज़र से, लेकिन इनपुट ऐसे नहीं ले सकते हम लोग, इसके लिए इंक्वायरर करना पड़ेगा। तो वो इंक्वायरर हम लोग इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। ये चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, इंक्वायरर npm। यह एक काम करते हैं, अभी छोड़ देते हैं, इंक्वायरर का अलग टॉपिक है। बस इतना समझ लेते हैं यहाँ पे अभी के टाइम कि जो वाइल लूप है वो, अगर हमें इस तरीके की कंडीशन हो कि जिसमें यूज़र पे डिपेंड कर रहा हो हमारा इनपुट, कि हमें जैसे कि जब यूज़र चाहे स्टॉप कर दे प्रोग्राम को, तो हम लोग वाइल लूप लगाते हैं। वो किस तरीके से होगा जब इंक्वायरी करेंगे तो उसके साथ मैं समझा दूंगा वो चीज़। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना समझ लें कि फॉर लूप में अगर हमारे पास कोई फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन है, कोई हमें 100 मरतबा प्रिंट कराना है, हमें पता है, हमें ये बात पता है कि कितनी बार हमें ये काम करवाना है, तो फॉर लूप चलेगा। और अगर हमें ये नहीं पता कि वाइल लूप कितनी बार चलेगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि जब यूज़र, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कैलकुलेटर है, अब वो कैलकुलेटर में मेरे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ऐसा ही है, कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो मेरे पास जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो कैलकुलेटर लूप में चलता रहे जब तक कि यूज़र एग्जिट का बटन ना दबाए, या एग्जिट, जब तक कि यूज़र एग्जिट का ऑप्शन सेलेक्ट ना करे। तो वाइल लूप वहाँ पे काम आएगा। हम लोग क्या करेंगे कि एग्जिट के ऑप्शन पे हम लोग उसको फॉल्स कर देंगे कि वाइल फॉल्स हो जाए। अब ये किस तरीके से होगा, ये जब इंक्वायरर हम पढ़ेंगे तो मैं उसके आगे ये चीज़ एक अटैच कर दूंगा और ये बता दूंगा। तो जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस या नंबर ऑफ रिपीटेशंस या कितनी बार हमें काम करवाना है पता नहीं होना, तो हम लोग वाइल लूप यूज़ करते हैं, बस इतना समझ लें। सही। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, इनपुट को ले लिया ट्रू, और मैंने इनपुट को जब ट्रू लिया तो कंसोल डॉट लॉग मैंने हेलो कर दिया, यानी कि अगर इनपुट ट्रू है तो ये वाला काम हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ अभी ना, तो ये चलता ही रहेगा, ये मेरा लूप चल रहा है, ये एंड कभी होगा ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल मैं यहाँ पे कोई ऐसी शर्त दे दूँ, कोई शर्त रख दूँ कि उसको वो फॉल्स कर दे, तब वो उसको फॉल्स करेगा। और मैं यहाँ पे अगर एंड में यहाँ पे इनपुट फॉल्स दूँ, इनपुट इज टू फॉल्स, तो क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? ये आएगा, देखेगा ट्रू, क्या ये ट्रू है? हाँ ट्रू है, इसने कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट किया। अब इसने जब इनपुट को फॉल्स कर दिया तो वो क्या करेगा, अब वापस से चेक करेगा क्या इनपुट ट्रू है, नहीं इनपुट अब ट्रू नहीं है, तो फिर वो ना ये लूप नहीं चलाएगा और एग्जिट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ एक मरतबा हेलो प्रिंट करेगा। सही है, तो एक मरतबा हेलो प्रिंट कर दिया। तो ये होता है हमारे पास वाइल का लूप, जो कि हमें जब यूज़ करना होता है जब हमें ना पता हो कितनी बार हमें लूप चलाना है, और वो मैं आगे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। अच्छा, एक और होता है हमारे पास डू वाइल लूप, ये भी मैं उसी टाइम पे आप लोगों को दिखाऊंगा जब मैं वाइल लूप की वापस से डिमॉन्स्ट्रेशन करूंगा इंक्वायरर के बाद। सही है, तो हमारे पास ये टॉपिक भी कवर हो गया, फॉर लूप्स बता दिए, वाइल लूप डू वाइल देख लेंगे बाद में भी। अच्छा, फंक्शंस और ये जितने भी टॉपिक्स हमारे रह गए, कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 के अंदर कवर करता हूँ। बाकी इन वीडियोस के अंदर वेरिएबल्स, फॉर्मूलाज, ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट हो गए, इफ एल्स हो गया, स्विच केस हो गया, टर्नरी ऑपरेटर और फॉर लूप्स, इनके अंदर अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हो कमेंट्स में, जो है ना मुझे बता सकते हो। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको रोकता हूँ और पार्ट 2 में इसका बनाता हूँ, जिसमें मेरे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं, मेरे ख्याल से कुछ 6-7 टॉपिक्स या 8-9 टॉपिक्स रह गए हैं। सही है, तो इतने लेंदी नहीं है, ये हो जाएंगे। ये टॉपिक्स हैं और एनी का टॉपिक है और फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, तो वो पार्ट 2 के अंदर मैं उसको कवर कर लूँगा। सही है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन इन टॉपिक्स में जो अभी पढ़ाए हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, और फीडबैक दीजिएगा कि कैसी रही वीडियो। कोई भी अगर मुश्किल हो रही है पढ़ने में तो ज़रूर बताइएगा। सही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।